अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज कोलेजन। तो कोलेजन में हम मोस्टली इलास्टिक कोलेजन ही पे फोकस करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ इलास्टिक कोलेजन ही मेंशन है। अब इलास्टिक कोलेजन पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि असल में कोलेजन क्या है या इसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं। तो जब हम कोलेजन की बात करते हैं तो हमारे पास आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि कोई सिस्टम है, जिस सिस्टम में ये दो बॉडीज़ हैं या फिर 2 और मोर देन 2 बॉडीज़ हो सकती हैं। कोलेजन को समझने से पहले आप ये समझ लें कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, और फिर हम कोलेजन पे जंप करते हैं। सपोज़ करें हमारे पास कोई सिस्टम है, लाइक ये हमारा रूम है और इस रूम के अंदर ये नंबर ऑफ़ चेयर्स पड़ी हुई हैं अलग-अलग से सेपरेट। तो ये सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा कि इसके अंदर सेपरेट डिफरेंट बॉडीज़ हैं मौजूद। जैसे आप ये समझ लें कि ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर ये 2 सेपरेट बॉडीज़ हैं अलग-अलग, तो ये सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मीन कि ऐसा सिस्टम जिसमें जुदा जुदा बॉडीज़ हों या जो कंपोनेंट्स उस सिस्टम के हों वो जुदा जुदा हों, सेपरेट हों। अब अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बॉडीज़ पाई जाती हैं या उसके कंपोनेंट्स हैं और वो मोशन में हैं, तो चांसेस ये होते हैं कि अगर उनकी वेलोसिटीज़ डिफरेंट होंगी तो वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। मीन के एट एन टाइम वो किसी न किसी टाइम वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, और जब अप्रोच कर लेंगे तो वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे, लाइक फोर्सफुली एक दूसरे के साथ वो हिट करेंगे। तो ये जो स्ट्राइक करना या फोर्सफुल कंटेक्ट ऑफ दीज 2 बॉडीज़ विद ईच अदर इज़ नाउन एज कोलेजन। तो कोलेजन हम इसी को कहते हैं कि कोलेजन इज़ द फोर्सफुल कंटेक्ट आर स्ट्राइकिंग ऑफ 2 बॉडीज़ विद ईच अदर, कि जब 2 बॉडीज़ एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करती हैं या फोर्सफुल कंटेक्ट होता है उनका आपस में, तो हम कहते हैं उन्होंने आपस में कोलाइड किया, लाइक उन्होंने कोलेजन किया। अब कोलेजन 2 बॉडीज़ आपस में कितनी तरह से कर सकती हैं, मीन कितनी टाइप्स हो सकती हैं कोलेजन की। हमने डिफरेंट कोलेजन के इवेंट्स देखे हुए हैं अपने सराउंडिंग में, लाइक एक कार जाती है और दूसरी कार से आगे स्ट्राइक करती है, या कोई भी डिफरेंट व्हीकल्स आपस में स्ट्राइक करती हैं, या हम मतलब कोई गेम खेलते हैं लाइक फुटबॉल या क्रिकेट, तो मतलब हम बाल को छोड़ते हैं या बाल कराते हैं तो बाल और बैट का आपस में कांटेक्ट होता है, तो हम कहते हैं कि वो आपस में स्ट्राइक करें, लाइक उनके दरमियान कोलेजन है। या फिर इस तरह हमारे पास सपोज करेंगे ये बाल है, ठीक है, और इस बाल को हम यहाँ से छोड़ते हैं तो ये ज़मीन के साथ जाके स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो ये भी एक तरह का कोलेजन है। अब जो हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं या बॉडीज़ होती हैं वो कितने वे से एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकती, 3 वे से बॉडीज़ एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं। उनमें से फर्स्ट हमारे पास जो कोलेजन की टाइप आती है वो है इलास्टिक, सेकंड वन इन इलास्टिक और थर्ड वन पिलास्टिक और कंप्लीट इलास्टिक कोलेजन। अब जो हमारे पास इलास्टिक कोलेजन आती है ये इस तरह की कोलेजन है जिसमें बॉडीज़ आपस में कोलाइड करने के बाद अपनी एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व रखती हैं। इस तरह समझ लें, मोमेंटम तो वैसे भी कंजर्व रहता है एक पूरी सिस्टम का, लाइक आप इस तरह समझ लें कि ये रूम है, रूम के अंदर 2 बाल हैं। एक बाल हमारे पास में SM1 का है, दूसरा बाल में SM2 का है। अब इसके पास भी मोशन की कोई क्वांटिटी है, इसके पास भी मोशन की कोई क्वांटिटी है। अब इसकी मोशन की क्वांटिटी को हम मोमेंटम कहेंगे ऑफ में SM2, और इसकी मोशन की क्वांटिटी को हम मोमेंटम कहेंगे ऑफ में SM1। लेकिन वो मोशन की क्वांटिटी होती कितनी है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी जितनी होती है। अब इस बाल का भी हम मोमेंटम निकालेंगे, इसका भी, तो इन दोनों के बाल के मोमेंटम को सम अप करेंगे तो आ जाएगा मोमेंटम ऑफ दिस आइसोलेटेड सिस्टम। अब जब ये आपस में कोलाइड कर लेते हैं कोलेजन के बाद, ज़ाहिर इनके मैसेज तो सेम रहते हैं बट इनकी वेलोसिटीज़ चेंज हो जाती हैं। वेलोसिटी बेशक चेंज हो जाए, सपोज़ करें कि एक की वेलोसिटी कम हुई, दूसरी कितनी ज़्यादा हुई होगी, ठीक है,
या वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज भी हो सकती हैं। बट अगर अगेन हम मोमेंटम निकालें m1 v1 प्राइम और m2 v2 प्राइम, तो इसका मतलब है दोनों के मोमेंटम का सम अगेन इस सिस्टम का मोमेंटम होगा। तो ज़ाहिर कंजर्व रहेगा। सपोज़ करें कि दो बाल यहाँ रूम एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर दो बाल, दोनों बाल मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस पूरी सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा, इस रूम का मोमेंटम ऑफ टू बाल्स जितना होगा कि दोनों बाल के मोमेंटम को सम कर लें, उनका जितना मोमेंटम बनता है इतना इस पूरी रूम का होगा। अब दोनों बाल आपस में कोलाइड करते हैं और मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, मोमेंटम एक्सचेंज हो गया। तो फिर अगर इस पूरी सिस्टम का हमने मोमेंटम देखने तो कितना होगा, अगेन दोनों बाल के मोमेंटम के सम जितना। तो बेशक उन्होंने एक दूसरे में मतलब मोमेंटम एक दूसरे से ट्रांसफ़र किया है, बट सिस्टम का मोमेंटम तो अगेन उन दोनों के सम जितने, तो इट मीन्स टोटल अमाउंट कंजर्व रहेगी। तो हम कहते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद सेम रहेगा रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ कोलिजन, कि कौन सी कोलिजन की टाइप है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट मोमेंटम हर तरह की कोलिजन में कंजर्व रहेगा। इसके आप एग्जांपल इस तरह समझ लें, मोस्टली रुपी से एग्जांपल ज़्यादा समझ आती है क्योंकि वो उसको ज़्यादा लोग जानते हैं। तो आप 20 बच्चे बैठे हुए हैं इस रूम में और 20 मीन सब सेपरेट हैं, जुदा जुदा हैं, तो इट मीन्स ये रूम एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें 20 ऑब्जेक्ट्स बैठे हुए हैं। अब आप में से हर एक के पास कुछ ना कुछ रुपीज़ हैं, तो कोई कहे इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम के पास कितनी अमाउंट है, तो हम कहेंगे सम ऑफ ऑल। अब फिर आपने एक दूसरे के साथ रुपीज़ एक्सचेंज कर लिए और एक्सचेंज करने के बाद अगेन कोई पूछे कि यहाँ इस रूम में टोटल कितनी रुपीज़ हैं, आइसोलेटेड सिस्टम के पास कितनी रुपीज़ हैं, तो हम कहेंगे अगेन सम ऑफ ऑल। तो बेशक आपने एक दूसरे के साथ रुपीज़ एक्सचेंज की, किसी ने दूसरे को दिए, किसी ने दूसरे से लिए, बट एज ए होल सम जब करेंगे तो अगेन इतनी ही रुपीज़ आएंगे जितने पहले थे, तो इट मीन्स अमाउंट कंजर्व रहेगी। तो सेम मोमेंटम भी सेम वैसे किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहता है। इट मीन्स तीनों किस्म की कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वेदर कोलिजन इज़ इलास्टिक, इन इलास्टिक और प्लास्टिक। थर्ड वन कोलिजन की टाइप है प्लास्टिक कोलिजन, इसका दूसरा नाम है कंप्लीट इन इलास्टिक कोलिजन। अब इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। अब एक तरह की कोलिजन ये है कि अगर हम एक ख़ास स्पेसिफिक हाइट से एक ऑब्जेक्ट को मतलब छोड़ती, सपोज़ ये इतनी हाइट से मैं इस बाल को गिराता हूँ, तो ये बाल जाके ज़मीन से स्ट्राइक करता है और ज़मीन से स्ट्राइक करने के बाद वापस इतनी ही हाइट पे पहुँच जाता है जितनी हाइट से मैंने गिराया था, ठीक है। लाइक यहाँ से मैं गिराता हूँ तो इस लेवल से मैंने गिराया बाल को, नीचे गया, अर्थ से स्ट्राइक किया और वापस इसी लेवल को अचीव कर लिया, ठीक है। अब एक कोलिजन की ये टाइप है, ये देख लो कि यहाँ से मैं बाल को गिराता हूँ और बाल जाके ये ग्राउंड से स्ट्राइक करता और वापस इसी लेवल को अचीव कर लेते जिस लेवल से वो गिरा था। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब है जाते हुए बाल की जितनी वेलोसिटी थी ज़मीन ग्राउंड की तरफ, मतलब बाल अब ग्राउंड से कोलाइड करने जा रही है, तो इट मीन्स बाल इज़ अप्रोचिंग टू द ग्राउंड, कि ग्राउंड को अप्रोच कर रही है। अब अप्रोच करने के बाद कोलिजन होती है और कोलिजन के बाद बाल वापस सेपरेट होती है। लाइक बाल अब ग्राउंड से अवे जा रही है, सेपरेट हो रही है, लेकिन अगर उसी लेवल को पहुंच रही है तो इसका मतलब है जाती हुई जितनी वेलोसिटी थी आती हुई इतनी वेलोसिटी होगी तभी वापस इसी लेवल पे पहुंची। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कहते हैं कि बाल अब ग्राउंड को अप्रोच कर रही है, क्योंकि बाल ने कोलिजन ग्राउंड से करनी है। इट मीन्स जिस वेलोसिटी से बाल ग्राउंड को अप्रोच कर रही है वो है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और अब जब कोलिजन हो जाती है तो कोलिजन के बाद बाल ने वापस मुड़ना है, अब ग्राउंड से अवे आ रही है, मीन ग्राउंड से सेपरेट हो रही है, तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब इस किस्म की कोलिजन जिसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल होती है, मीन कि सेम लेवल अचीव कर लेती है बॉडी जिस लेवल से वो गई थी, तो इस किस्म की कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। अगर दोनों जाते हुए वेलोसिटी और आते हुए वेलोसिटी इक्वल है, ऑलरेडी मैंने आपको मोमेंटम का तो बता दिया कि किसी भी सिस्टम का आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ कोलिजन। तो व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट आइसोलेटेड सिस्टम,
अब काइनेटिक एनर्जी हर इसमें डिफरेंट होगी, दूसरे में कुछ और होगी, तीसरे में कुछ और होगी। देखो इसमें क्या है कि जितनी वेलोसिटी से बाल जा रहे हैं कोलिजन के बाद इतनी वेलोसिटी से वापस आ रहे हैं। इसका मतलब है कोलिजन से पहले जितनी वेलोसिटी थी इतनी ही बाद में। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच दोनों बराबर है, तो जाते हुए फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, चूँकि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो मैस तो वैसे भी कोलिजन में कंजर्व ही रहता है, तो वेलोसिटी अगर कंजर्व है जाते हुए जितनी है इतनी आते हुए है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जितनी जाती हुई थी कोलिजन के बाद वापसी पे भी इतनी। मीन कोलिजन से पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी कोलिजन के बाद भी इतनी। तो तीन इसमें फिर मेन पॉइंट्स आ गए कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन इलास्टिक कोलिजन में सेम होती हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम होती है, पोटेंट जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है कोलिजन से पहले और बाद का सेम होती है। मोमेंटम तो सब में सेम होगा, बट दीज टू डिफर्स इन ईच कोलिजन। अब इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन सेम होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होते हैं। तो ये तीन पॉइंट्स आ गए इलास्टिक कोलिजन के। मीन इलास्टिक कोलिजन इज ए सच टाइप ऑफ कोलिजन इन विच velocity of approach is always equal to the velocity of separation. अगर velocity of approach और velocity of separation equal है, it means kinetic energy of the system remain conserve. Momentum तो सब में कंजर्व रहते हैं। अब दूसरी टाइप की कौन सी कोलिजन है? दूसरी टाइप की कोलिजन, सपोज करो कि मैं बाल को इस साइड से गिराता हूँ अब, ठीक है, तो बाल इस साइड पे वापस पहुँचे। मैंने इस साइड से गिराई बाल को, यहाँ इस साइड से मैंने गिराया, वापस अप्रोच इस साइड तक किसने किया, ऊपर नहीं जा सकी। इट मीन्स वापस आती हुई इसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी वापस आती हुई कम हो गई है तो जाती हुई ज़मीन को अप्रोच कर रही है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, आती हुई ज़मीन से अवे हो रही है, मीन ग्राउंड से सेपरेट हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इसी लेवल तक थी, इससे ऊपर नहीं जा सकी, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फिर कम है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज़्यादा है। तो इस तरह की कोलिजन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद अपना ओरिजिनल लेवल अचीव नहीं कर सकता, इसमें हमेशा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से कम होती है। अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से कम है तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले वाली और कोलिजन से बाद वाली इक्वल नहीं होगी, तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी डोंट रिमेन कंजर्व, मोमेंटम रिमेन कंजर्व। मोमेंटम का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये हमारे पास आ गई in elastic collision in which velocity of approach is always greater than velocity of separation, kinetic energy don't remain conserved but momentum remain conserved. अब बात करते हैं थर्ड वन, पिलास्टिक कोलिजन। पिलास्टिक कोलिजन क्या होती है? मीन कि एक और तरह की कोलिजन, सपोज करें कि हम बहुत सारी इस तरह के कोलिजन डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि हम बबल चबा रहे हैं, सडनली हमने बबल को नीचे गिरा दी, ठीक है, तो बबल नीचे जा ग्राउंड पे लगी, वापस उछल को ऊपर नहीं आएगी, वहाँ ही स्टिक हो जाएगी। ये इस तरह रोटी बनाते हुए आटा वगैरह गिर जाता है तो ग्राउंड के साथ लग के वापस उछल को ऊपर नहीं आता, वो ग्राउंड के साथ ही स्टिक हो जाता है, वहाँ ही चिपक जाता है, ठीक है। इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं कि ऐसी कोलिजन जिसमें बॉडी दूसरी बॉडी को अप्रोच करती है और अप्रोच करने के बाद जब कोलिजन करती है तो कोलिजन के बाद वापस सेपरेट नहीं होती, मीन का बॉडी स्टिक हो जाती है दूसरी बॉडी के साथ, ठीक है। मतलब जैसे बबल हमने फेंकी नीचे ग्राउंड पे जाके लगी, वहाँ ही चिपक जाएगी, ठीक। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ज़ीरो होगी। सपोज करें ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ इस लेवल से गया और ग्राउंड के साथ स्ट्राइक की और स्ट्राइकिंग के बाद यहाँ ही स्टिक हो गया ये ऑब्जेक्ट, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? ज़ीरो, कि वापस नहीं आएगा। तो इस तरह के कोलिजन को हम कहते हैं प्लास्टिक कोलिजन। क्या प्लास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन है जिसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमेशा ज़ीरो होती है, तो ज़ीरो होती है तो इट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल फिर बराबर ना हुई, मोमेंटम स्टिल रिमेन कंजर्व। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज़ अ सच टाइप ऑफ कोलिजन इन विच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज़ ऑलवेज ज़ीरो and kinetic energy of the system don't remain conserved but momentum remain conserved. अब ये तीन तरह के हमारे पास कोलिजन की टाइप्स, हम इन दो टाइप्स के बारे में तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इन इलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, बट हम इलास्टिक कोलिजन के बारे में यहाँ पढ़ेंगे,
ठीक, इलास्टिक कोलिजन not in space or plane but elastic collision along a line like one dimensional motion में। तो वन डायमेंशनल मोशन में मीन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये अभी हमने स्टडी करने। अब इलास्टिक कोलिजन में पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहते हैं। अब अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है तो दूसरी बात हमने क्या पढ़ी है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपस में बराबर होती। पहले ये समझ लो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन होती क्या। इफ़ बोथ बॉडीज़ आर मूविंग, यहाँ तो एक बॉडी रेस्ट में है ग्राउंड, दूसरी बॉडी मूव कर रही थी, तो आपने कहा जितनी दूसरी बॉडी की वेलोसिटी इतनी ही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। लेकिन अब अगर दोनों बॉडीज़ मूव कर रही हो, सपोज करो कि आपके पास ये एक बाइक है और दूसरा ये बाइक है। अब ये दोनों बाइक मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये बाइक भी मूव कर रहे हैं और ये बाइक भी मूव कर रहे हैं। अगर ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं कि जितनी वेलोसिटी इसकी है ये 10 मीटर पर सेकंड और ये इसकी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रही हैं। इसका मतलब एक सेकंड बाद इसने भी 10 मीटर का फासला तय किया होगा, इसने भी 10, अगेन दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, मतलब डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। लेकिन अब हम ये कहते हैं कि अगर यहाँ हमारे पास एक बाइक की वेलोसिटी ज़्यादा और एक की कम, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड और इसके 10 मीटर पर सेकंड। ये तो एक सेकंड में यहाँ पहुँचेगा 10 मीटर पे, लेकिन ये एक सेकंड में कहाँ पहुँच जाएगा 20 मीटर पे। इसका मतलब है अब इन दोनों के दरमियान कितना सेपरेशन आ गया। पहले दोनों बराबर थे, अब सेपरेशन कितना आ चुका है 10 मीटर का, लेकिन कितने टाइम में ये सेपरेशन आया 1 सेकंड, ठीक है, पर सेकंड। इसका मतलब है सेपरेशन इनके दरमियान आया 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर सेपरेशन इतना आया है तो जिस वेलोसिटी से ये सेपरेशन आए वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कितनी वेलोसिटी से अवे जा रहे हैं। अब कैसे निकालेंगे 10 मीटर पर सेकंड, इन दोनों की वेलोसिटीज़ का डिफरेंस, कि ये सपोज करो v2 है, ये v1 है, तो v2 माइनस v1 इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। और यही है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कि अगर दोनों बॉडीज़ मूव कर रही हूँ अलॉन्ग अ लाइन तो उनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके इक्वल होगी, उन दोनों बॉडीज़ के डिफरेंस, वेलोसिटीज़ के डिफरेंस के बराबर। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो सेपरेट नहीं होंगे, हर पॉइंट पे सेम जाएंगे। अगर डिफरेंस है कुछ तो जितना डिफरेंस है उसी वेलोसिटी से वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो। ये तो आ गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। लेकिन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा कि सपोज करो कि ये एक आपके पास कार मूव कर रही है, लेट्स सपोज, और ये इसके पीछे कोई बाइक है। अब मैं ये कहता हूँ कि कार मूव कर रही है जी 20 मीटर पर सेकंड से और बाइक मूव कर रहा है 25 मीटर पर सेकंड से। अभी इनके दरमियान डिस्टेंस कितने हैं 10 मीटर, लेट्स सपोज 10 मीटर। इसका मतलब है अगले एक सेकंड में बाइक कहाँ पहुँच चुका होगा इस पोजीशन से 25 मीटर आगे, तो 10 मीटर और ये सपोज करो 25 मीटर, तो टोटल बाइक ने कितना फासला तय किया 10 और 15, यहाँ पहुँच गया 25 मीटर। अब गाड़ी ऑलरेडी यहाँ है तो इट मीन्स यहाँ से आगे कितना चलेगी, ये एक सेकंड में 20 मीटर आगे जाएगी। तो 10 के बाद 15 मीटर ये है 25, और ये आगे कितना जाएगी, ये 20 मीटर और आगे जाएगी। 10 ये है तो 20 और 30 तक जाएगी। 25 हमने कर लिया तो इट मीन्स गाड़ी यहाँ होगी, ये बाइक है और ये हमारे पास कार है, तो ये 30 मीटर पर सेकंड आ गया टोटल फासला।
कि 10 से आगे गाड़ी ने 1 सेकंड में कितना फासला तय किया, 20, तो 10 + 20 30। तो बाइक ने 25 से आगे 1 सेकंड में 25, 10 यहाँ से यहाँ तक आ गया और 15 यहाँ से यहाँ तक। अब इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस रह गया, 5 मीटर पर सेकंड। पहले कितना था, 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में बाइक ने कितना इस कार को अप्रोच किया, कि पहले 10 मीटर था, 1 सेकंड बाद देखा तो रह गया है 5 मीटर। तो इसका मतलब है किस वेलोसिटी से बाइक गाड़ी को अप्रोच कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड, कि 1 सेकंड में 5 मीटर तक गाड़ी के करीब पहुंच गए, तो अगले सेकंड में 5 मीटर और गाड़ी के करीब पहुंच जाएगा। तो यही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, कि जिस वेलोसिटी से ये दूसरी बॉडी को अप्रोच कर रहा है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन ये 5 मीटर पर सेकंड आएगी कैसे, दोनों की वेलोसिटीज़ का डिफरेंस लेंगे, 25 - 20, तो हमारे पास बचेगा 25। सपोज करो ये बाइक की है और ये कार की है, तो दिस इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि बाइक की जितनी वेलोसिटी कार की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, इतनी वेलोसिटी से बाइक कार को अप्रोच करेगा। तो कितनी ज़्यादा होगी बाइक की वेलोसिटी, उसमें से कार की वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जो डिफरेंस है वो ये बताएगा बाइक की वेलोसिटी कार की वेलोसिटी से कितनी ज़्यादा है, और वही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है जिससे बाइक कार को अप्रोच करेगा। अब हमने ये देखा है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों इलास्टिक कोलिजन में इक्वल होती, तो अब हम इनको देख लेते हैं कि क्या वाकई इक्वल होती हैं। अगर इक्वल होती हैं तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि कोलिजन के बाद वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो पहली बात यह है कि क्या इक्वल भी होती है या नहीं होती, ये चेक करते हैं। ये तो हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन में 2 चीज़ें कंजर्व रहती हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें, लीनियर मोमेंटम और सेकंड वन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये 2 चीज़ें कंजर्व हैं। इन दोनों की मदद से हम देखते हैं कि क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच बराबर आती है। सपोज करें ये हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम कंटेनिंग 2 masses m1 and m2 which are moving with velocity v1 and v2 respectively. If system contains only 2 masses, it means initial momentum of the system will be equal to the sum of the momentum of these 2 bodies, that is m1 v1 plus m2 v2. It is the amount of momentum of this isolated system before the collision. After certain interval of time, consider that these 2 bodies strike with each other and their velocities gets changed to v1 prime and v2 prime respectively. क्या कुछ टाइम बाद ये कोलाइड करती हैं एक दूसरे के साथ, कोलिजन के रिजल्ट में मैसेज तो सेम रहेंगे बट देयर वेलोसिटीज़ गेट्स चेंज। अब उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती हैं। अगर वेलोसिटी चेंज होंगी तो उनका इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो जाएगा, बट पूरी सिस्टम का मोमेंटम अगेन कंजर्व रहेगा। देन आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल आल्सो गिवन बाय द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल m2 v2 प्राइम। ये हमारे पास आ गया फाइनल मोमेंट। अब हमने क्या कहा कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहते हैं। अब अगर हम कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड बॉडी, m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। क्योंकि हम पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की बात करें। अब इस सिस्टम में ये 2 बाल हैं, दोनों बाल मूव कर रहे हैं, तो इस बाल की जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस इसकी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी मिलकर इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बनेगी। सिमिलरली आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अब अगेन इन दोनों बाल की काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होगी। दैट इज़ गिवन बाय 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। अब
हम ऑलरेडी जानते हैं कि एज दिस कोलेजन इज इलास्टिक देन linear momentum and kinetic energy of the system must be conserved. That is to say, linear momentum before collision must be equal to the linear momentum after collision of the system, and similarly kinetic energy of the system before collision must be equal to the kinetic energy of the system after collision. तो अगर ऐसा ही है तो हम लिख लेते हैं केस नंबर 1 कि मोमेंटम रिमेन कंजर्व, लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व। अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व है इट मीन्स मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू द momentum of the system after collision. तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन PI इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन PF। तो आप इसकी वैल्यू लिख लें फ्रॉम क्वीन 1 and 2। तो क्वीन 1 and 2 आपको क्या बताएंगी, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। ये हमारे पास आ गया। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं कि मैसेज जिनके सेम है उनको एक साइड पे ले जाएं और m1 वालों को एक साइड पे, m2 वालों को दूसरी साइड। m1 और m1, ये m1 इधर आकर माइनस होगा तो m1 ले लें कॉमन तो बन जाएगा m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम, क्योंकि ये इधर आकर माइनस। m2 को उधर ले जाएं तो ये m2 और ये m2 दोनों में से m2 कॉमन, v2 प्राइम, ये v2 इधर आकर माइनस हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप कह दें 3। अब नेक्स्ट आपके पास कौन सा केस है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आल्सो रिमेन कंजर्व। केस नंबर 2 कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहती है। दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रॉम इक्वेशन A and B you can place the value of kinetic energy before collision and after collision, then we get 1/2 m1 v1 का स्केयर प्लस 1/2 m2 v2 का स्केयर will be equal to 1/2 m1 v1 प्राइम का स्केयर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम का स्केयर। अब 1/2 सब में है तो कॉमन लेके इसको कैंसिल कर दो। अब अगेन m1 वालों को एक साइड पे ले आओ, m1 तो वो m1 इधर आके माइनस होगा तो ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचाएगा v1 का स्केयर माइनस v1 प्राइम का स्केयर। अब इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ तो m2 v2 प्राइम, तो m2 लो कॉमन, v2 प्राइम का स्केयर, ये उधर जाकर माइनस v2 का स्केयर। अब आपके पास क्या आ रहा है यहाँ a स्केयर माइनस b स्केयर, तो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो लिख लो a माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह यहाँ भी a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो सेम फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको इक्वेशन नंबर 4 कहती। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमने तो ये देखना ना कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है या नहीं है। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ कैसे निकालेंगे, ये दोनों बॉडीज़ मूव कर रही हैं तो m1 m2 को अप्रोच करती है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके इक्वल है,
m2 कितनी वेलोसिटी से m1 कितनी वेलोसिटी से m2 को अप्रोच कर रही है, तो जितनी वेलोसिटी m1 की m2 से ज़्यादा होगी इतनी से अप्रोच करेगी, तो कितनी ज़्यादा है, डिफरेंस निकालेंगे v1 माइनस v2। तो ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थ्रू विच m1 अप्रोचेस टू m2 एंड देन दे स्ट्राइक्स विद ईच अदर। अब जब स्ट्राइक करेंगे तो उसके बाद ये m2 आगे भागेगी, यूँ ही m1 से टकराएगी, तो कितनी वेलोसिटी से ये m1 से आगे दूर भागेगी, जितनी वेलोसिटी m2 की m1 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके इक्वल होगी कि m2 की वेलोसिटी m1 से कितनी ज़्यादा है, तो v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हमने ये देखना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। अब ये देखने के लिए ये इसमें देखो मैसेज आ रहे हैं, मैसेज को ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैसेज को ख़त्म कैसे करेंगे, m1 को ख़त्म करने के लिए जाहिर सी बात m1 से डिवाइड करना पड़ेगा, m2 को ख़त्म करने के लिए m2 से। तो ऐसी इक्वेशन से डिवाइड करो जिसमें एक साइड पे m1 आ रहा है, दूसरी साइड पे m2। तो वो इक्वेशन ये है कि इसमें साइड पे m1 आ रहा है, इस पे m2 आ रहा है। तो इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड कर लो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ डिवाइड कर लेता हूँ कि दिस डिवाइडेड बाय, इस इक्वेशन से डिवाइड कर लो यहाँ m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम, m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम, और इस साइड पे भी डिवाइड कर लो m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2, m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। अब होगा क्या कि v1 माइनस v1 प्राइम, v1 माइनस v1 प्राइम कैंसिल, m1 m1 से कैंसिल, m2 m2 से कैंसिल, v2 प्राइम माइनस v2, v2 प्राइम माइनस v2 कैंसिल। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास क्या बचा फिर, v1 प्लस v1 प्राइम, v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या बचा, v2 प्राइम प्लस v2। अब इसको रीअरेंज करें क्योंकि हमें ये चाहिए v1 माइनस v2, तो इस v2 को इधर ले आओ, तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, इस v1 प्राइम को इस साइड पे ले आओ, v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। अब ये चीज़ हमें क्या बता रही है, ये चीज़ हमें बता रही है कि v1 की वेलोसिटी v2 से कितनी ज़्यादा है, मीन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, के v1 कितनी वेलोसिटी से v2 को अप्रोच कर रही है। और ये चीज़ हमें क्या बता रही है, कुलाइन के बाद ये बॉडी इस बॉडी से कितनी तेज़ी से दूर भाग रही है, मतलब m2 की वेलोसिटी m1 से कितनी ज़्यादा, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो फिर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यही चीज़ हमने पहले डिस्कस की कि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमेशा सेम होती, मीन के एक दूसरे के इक्वल होती। और ये चीज़ हमने देख ली कि अगर कोलिजन इलास्टिक हो रही है जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम सेम है, तो हमेशा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी। अब एक क्वेश्चन रह जाता है, ठीक है यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच इक्वल है, लेकिन ये हम तब निकालेंगे जब हमें ये पता होगा कि कोलिजन के बाद पहली बॉडी की वेलोसिटी कितनी है और कोलिजन के बाद दूसरी बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। ठीक, ये चीज़ तो पता चल गई कि दोनों बराबर होती हैं, बट ये तो इंडिविजुअल नहीं पता कोलिजन के बाद ये बॉडी कितनी वेलोसिटी से भागेगी और ये कितनी वेलोसिटी से भागेगी। ठीक है, इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ के बारे में अभी हमें नहीं पता। अब इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगेन इन्हीं दो इक्वेशन से जो हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, अब अच्छा, अब हमने निकालना है कि जो हमने ऑलरेडी अभी लास्ट रिलेशन डिराइव किया, लास्ट रिलेशन क्या था कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल, कि v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, दोनों आपस में सेम है। लेकिन बट ये तो हम जानते हैं कि जितनी वेलोसिटी से वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे इतनी वेलोसिटी से सेपरेट भी होंगे, इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन ये नहीं जानते कि जब सेपरेट होंगे तो इंडिविजुअल वेलोसिटी m2 और m1 की क्या क्या होगी। तो अब ये कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, इसी इक्वेशन से करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होते हैं। तो ये हमने ये इक्वेशन लिख ली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, इसको कुछ नाम दे दें इक्वेशन स्टार का।
और एक चीज़ और भी हम आप जानते हैं, एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इट एम्प्लाइज दैट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारे पास क्या आ रही है, v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 माइनस v2। अब हमें क्या चाहिए, लेट्स सपोज कि हम पहले निकालते हैं कि v2 प्राइम कि कितनी वेलोसिटी से कोलिजन के बाद ये बॉडी सेपरेट होगी m1 से, लाइक m1 से कितनी वेलोसिटी के साथ ये भागेगी अवे। तो v2 प्राइम निकालना, v2 प्राइम के लिए हमें v1 प्राइम के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इस इक्वेशन में दोनों ये अननोन है। तो v2 प्राइम तभी निकलेगा जब v1 प्राइम के बारे में हमें पता होगा। तो हम v1 प्राइम की पहले वैल्यू निकालते हैं कहीं से, इसको कह दो इक्वेशन ए। अब इस इक्वेशन से आप v1 प्राइम की वैल्यू निकालें, यहाँ प्लेस करें और इसको सॉल्व करें तो v2 प्राइम आ जाएगा। कैसे कि v1 प्राइम की वैल्यू निकालनी है, v1 प्राइम को इस साइड पे ले जाएं, इन दोनों को इस साइड पे लें, तो v1 प्राइम को साइड पे लेके जाएंगे तो v1 प्राइम हो जाएगा पॉजिटिव, और ये दोनों इधर आएंगे तो v2 प्राइम में से माइनस होंगे, v2 प्राइम माइनस v1, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस v2। अब ये इक्वेशन आप पुट करें इक्वेशन स्टार में v1 प्राइम की जगह, तो इक्वेशन बी इन स्टार, तो हमारे पास फिर क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये लिख लें या इधर में लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन स्टार इम्प्लाइज दैट m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 इंटू v1 प्राइम है। अब हमें v2 प्राइम चाहिए, तो इसका मतलब है v1 प्राइम की जगह इसकी वैल्यू लिखनी, तो v1 प्राइम की जगह ये इसकी वैल्यू लिख लो, v2 प्राइम माइनस v1 प्लस v2, v2 प्राइम माइनस v1 प्लस v2 और प्लस m2 v2 प्राइम एज इट इज़। v2 प्राइम एज इट इज़ इसलिए क्योंकि v2 प्राइम की हमने वैल्यू डिराइव करनी है। अब इसको सॉल्व कर लें, m1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, m1 v2 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m1 v2 प्लस m2 v2 प्राइम। अब v2 प्राइम हमें चाहिए, तो v2 प्राइम और v2 प्राइम देखो किस किस में, यहाँ और यहाँ इसमें, तो ये हमें चाहिए, इन दोनों में से कॉमन ले लो। अब दूसरी बात देखो कि मैसेज हमारे पास यार m1 v1 और यार m1 v2, ठीक है, और इधर क्या है m1 v1, तो ये भी m1 v1 है, तो इस माइनस m1 v1 को इधर ले आओ तो प्लस m1 v1 हो गया। तो ऑलरेडी एक m1 v1 है, तो एक ये वाला, तो कितने हो गए 2m1 v1। अगर इसको हम इधर ले आए तो इसको नीचे वाले स्टेप में लिख लें, इधर इस तरह लिखें m1 v1 प्लस m2 v2। अब इस स्टेप में क्या होगा, इस m1 v1 को इधर ले आओ तो हो गया 2m1 v1। अब m2 v2 और ये क्या है m1 v2, तो v2 इसमें भी है, v2 इसमें भी है, उसको इधर ले आओ और v2 को कॉमन ले लो, तो हो जाएगा प्लस m2 और ये m1 इधर आएगा माइनस m1, और दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले ली v2 इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या बचा m1 v2 प्राइम और m2 v2 प्राइम, तो v2 हमें चाहिए v2 प्राइम, तो ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा m1 प्लस m2, इस और इसमें से v2 प्राइम लिया कॉमन। अब हमें v2 प्राइम चाहिए, तो इट मीन्स v2 प्राइम के साथ ये जो फैक्टर आ रहा है इसको इधर ला के इन दोनों के नीचे डिवाइड करो, तो इसके नीचे भी डिवाइड होगा, तो बन जाएगा 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, साथ क्या आ रहा है v1 प्लस इसके नीचे भी डिवाइड होगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और साथ क्या आ रहा है v2। मीन ये पूरा फैक्टर इधर इसके नीचे भी डिवाइड हुआ, इसके नीचे भी अलग, और इस साइड पे हमारे पास क्या बच गया इज इक्वल टू v2 प्राइम। तो ये हमारे पास आ गया v2 प्राइम निकालने का फार्मूला, कि कोलिजन के बाद हम जो बॉडी
दूसरी बॉडी से अवे जा रही है, सेपरेट हो रही है v2 प्राइम, लाइक सेकंड बॉडी की वेलोसिटी हम इस फार्मूले से निकालेंगे। और सेम आपने अब सॉल्व खुद करना है कि v1 प्राइम हम कैसे निकालेंगे। v1 प्राइम निकालने के लिए यही स्टेप्स करने, लेकिन थोड़ा सा चेंज लाने। अभी हमें v1 चाहिए तो v2 प्राइम अभी हमारे पास नहीं है, नाउन। इट मीन्स पहले हम यहाँ से v2 प्राइम निकालेंगे, तो v2 प्राइम क्या आएगा, माइनस v1 प्राइम उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो आएगा v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम। तो ये v2 प्राइम की वैल्यू उठा के पुट करेंगे यहाँ, m2 को साथ करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद v1 प्राइम जिन दो फैक्टर में आ रहे लेंगे कॉमन, तो वही m1 प्लस m2 उसके साथ भी आएगा, और वो वाला फैक्टर ला के इधर नीचे डिवाइड कर लेंगे। तो इसी तरह का एक रिलेशन बनेगा, लेकिन इसके थोड़ा सा ऑपोजिट बनेगा। वो कैसे बनेगा कि जहाँ अब देखो इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, अगर इसको थोड़ा सा मैं अब अरेंज करके लिखूँ, इधर लिखूँ, तो v2 प्राइम इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस नेक्स्ट क्या आ रहा है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। तो v1 प्राइम फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी तरह का फैक्टर आएगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाएगा कि ये वाला फैक्टर उसका v1 प्राइम में पहले आएगा और ये वाला फैक्टर बाद में आएगा। लाइक v1 के साथ कौन सा फैक्टर आएगा, इसका दूसरे वाला फैक्टर, लेकिन चूंकि ये v2 के साथ है तो m2 में से माइनस हो रहा है। अब यही फैक्टर v1 के साथ आना है तो m1 में से माइनस होगा, तो डिनोमिनेटर में सेम रहेगा। अब प्लस, अब ये जो v2 है इसके साथ ये वाला फैक्टर आएगा v1 प्राइम, चेंज हो जाएगी, लेकिन 2m1 है जब v1 के साथ, अब v2 के साथ आ रहे हैं तो 2m2 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में सेम। तो ये दो फार्मूलाज हमारे पास आ रहे हैं जिनसे हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं कोलिजन के बाद कि बॉडी कितनी वेलोसिटी से मूव करेंगी। मेन जो हमारे पास v2 प्राइम है ये है सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन के बाद, और v1 प्राइम है फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन के बाद। अब इसके आगे डिफरेंट केसेस आ सकते हैं। सपोज करो कि कोई कहे आपको इलास्टिक कोलिजन का डिफरेंट केसेस आपसे पूछे भी जा सकते हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कि ये आपसे पूछा जा सकता है केस 1 कि लेट्स सपोज कि हमारे पास दो सेम मैसेज के बाल हैं m1 और एक ये बाल है इतनी ही मैस का है m1, या इसको m2 कह दो, इसको m1 कह दो, बट यहाँ मेंशन कर दो कि m1 और m2 दोनों बराबर। अब ये किस में है v2 रेस्ट में, ये v1 किसी वेलोसिटी से इधर आएगा और यहाँ आके इससे टकराता है। लाइक ये बाल आया और इससे टकराया, ये कितनी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसकी कितनी हुई। अगर ये 0 में है तो ये v से आ रहा है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसकी v हुई, क्योंकि ये तो रेस्ट में है। अगर v वेलोसिटी से ये अप्रोच कर रहे हैं तो इसको टकराने के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होनी चाहिए। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जितनी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी इतनी ही होनी चाहिए। अगर इतनी होगी तो टकराएगा ये इस बाल को, तो ये बाल अब इतनी वेलोसिटी से मूव करेगा विद वेलोसिटी v। अब v2 क्या बन जाएगी, वेलोसिटी v बन जाएगी, जितनी वेलोसिटी से पहले m1 मूव कर, तो m1 की वेलोसिटी क्या बन जाएगी, m1 रेस्ट में आ जाएगा। m1 इसको टकराने के बाद किस में आ जाएगा, रेस्ट। ठीक है, तभी v2 की वेलोसिटी v होगी, और जो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को अप्रोच जितनी है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अच्छा, तो अब नेक्स्ट आपके पास ये केस पूछा जा सकता है। यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर मैसेज दोनों के कंपेरेबल हैं, एक दूसरे जितने हैं,
तो जितनी वेलोसिटी पहले मैच की थी इतनी वेलोसिटी दूसरी की बन जाएगी, और जो वेलोसिटी दूसरी मैच की थी वही वेलोसिटी पहले मैच की बन जाएगी। ठीक है। अब सेकंड केस ये पूछा जा सकता है कि सपोज करो दोनों बाल मतलब मोशन में है, ये बाल मैसेज दोनों का अगेन सेम है m2, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2, और ये बाल है जी m1, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, बट m1 इज इक्वल टू m2। अगेन दोनों के मैसेज सेम है। अब ये कितनी वेलोसिटी से एक दूसरे को अप्रोच करें, डिफरेंस ऑफ देयर वेलोसिटीज के इक्वल होगा। और सपोज m1 जाके इसको टकराता है, दोनों के मैसेज सेम है, टकराने के बाद क्या होगा कि m2 की वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा और m1 की वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। टकराने के बाद होगा ये कि जितनी वेलोसिटी से m2 मूव कर रहा था इतनी वेलोसिटी से m1 मूव करेगा, और जितनी वेलोसिटी से m1 मूव कर रहा था इतनी से m2 मूव करेगा। इस एग्जांपल को थोड़ा सा आप दूसरे वे से ऐसे देख सकते हो, इसके ऑपोजिट बना के लेट्स सपोज ये दूसरा बाल ये है, अब ये v1 है और ये v2 है। देखो अब ये m2 इस बाल की तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रहा है v2 से, और m1 उसकी तरफ कितनी वेलोसिटी से उसकी तरफ जा रहा है v1 से। अगर कोई इलास्टिक है, दोनों आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होगा कि ये कितनी वेलोसिटी से आगे जाएगा। अगर इलास्टिक को लगी तो जितनी से पहले ये बाल आगे जा रहा था इतनी ही वेलोसिटी से ये अब भागेगा आगे, तो ये बाल कितनी वेलोसिटी से पीछे जाएगा। तो अगर कोई इलास्टिक है तो जितनी वेलोसिटी से ये बाल पहले पीछे आ रहा था इतनी वेलोसिटी से ये पीछे जाएगा। इट मीन्स ये बाल अब अचीव कर लेगा वेलोसिटी v2 और ये बाल अटेन कर लेगा वेलोसिटी v1, कि वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी अगेन। अगर मैसेज सेम है यहाँ भी वेलोसिटीज इंटरचेंज होगी कि इसकी वेलोसिटी बन गई और m2 की वेलोसिटी जो थी वो m1 की बन गई कि m1 अब रेस्ट में आ गई कोलाइन के बाद। अब ये सारे जो केसेस हैं इस तरह के, लाइटर बॉडी अगर हेवियर से जाकर कोलाइड करे या हेवियर जाकर लाइटर से कोलाइड करे, तो ये डिफरेंट केसेस हैं। इनको आप यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ कि कैसे आप प्रूव कर सकते हैं। सपोज़ करें कि हम ये लेते हैं कि केस ये है कि m1 और m2 दोनों बराबर हैं, जबकि v2 0 है, कि सेकंड बाल अभी रेस्ट में। तो हमने क्या कहा कि कोलाइन के बाद सेकंड बाल पहले बाल जितनी वेलोसिटी से मूव करेगा और पहला बाल रेस्ट में आ जाएगा। इसको प्रूव कर लेते हैं। यहाँ से देखो कि v2 आपके पास क्या है 0, रेस्ट में है, तो इसका मतलब है दिस होल टर्म विल बी 0। अब m1 और m2 दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो m1 की जगह m2 पुट कर लो, तो m2 प्लस m2 2m2, तो 2m2 2m2 बाई 2m2 1, तो v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। के कोलाइन के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी m2 में इसकी वो v1 जितनी होगी, मीन v1 की वेलोसिटी v है, तो कोलाइन के बाद इसकी वेलोसिटी भी v हो जाएगी। मीन वेलोसिटी जो सेकंड बाल की है कोलाइन के बाद, मीन आफ्टर कोलाइन the velocity of the mass m2 will be equal to the velocity of mass m1 before collision, मीन वेलोसिटी इंटरचेंज होगी। अब सेकंड केस m1 और m2 बराबर हैं, तो डिफरेंस जब लेंगे तो 0, m1 माइनस m2, v2 ऑलरेडी 0 है तो ये भी टर्म 0, तो v1 प्राइम क्या आ जाएगा 0, तो v1 प्राइम मीन कि आफ्टर कोलाइन वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बाल विल बी 0, कि पहला बाल रेस्ट में आ जाएगा, दूसरा बाल पहले बाल जितनी वेलोसिटी से भागेगा। तो ये आपने यहाँ से प्रूव कर लिया। अब ये सेकंड केस देख लो, m1 और m2 आपस में इक्वल हैं, जबकि वेलोसिटी पहले मैस की v1 इज इक्वल v1 है और दूसरी मैस की v2 है। तो पुट कर लें यहाँ 2m1 m1 प्लस m2 दोनों बराबर हैं, तो ये भी 2m1 बाई 2m1 1 इंटू v1, तो v2 प्राइम क्या आ जाएगी, v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 प्लस ये दोनों सेम है तो इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स सेकंड बाल आफ्टर कोलाइन विल मूव विद द वेलोसिटी विच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बाल बिफोर कोलाइन, मीन वेलोसिटी इंटरचेंज होगी। अब पहले बाल की वेलोसिटी निकालते हैं यहाँ।
अब ये m1 माइनस m2 दोनों सेम ही मैसेज इक्वल हैं, तो दिस इज 0। अब ये m1 प्लस m2 तो दोनों इक्वल हैं, तो 2m2 हो गया। 2m2 बाई 2m2 1 इंटू v1 1 इंटू v2 v2। तो इसका मतलब है कोलिजन के बाद जो फर्स्ट बाल होगा इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम क्या हो जाएगी v2। कि पहला बाल इतनी ही वेलोसिटी से मूव करेगा जितनी वेलोसिटी से कोलिजन से पहले दूसरा बाल मूव कर रहा था, और दूसरा बाल इतनी वेलोसिटी से मूव करेगा जितनी वेलोसिटी से कोलिजन से पहले पहला बाल मूव कर रहा था। मीन वेलोसिटीज विल इंटरचेंज्ड व्हेन masses of two bodies which are colliding with each other are same। कि अगर मैसेज सेम होंगे देन देयर वेलोसिटीज विल इंटरचेंज्ड। अब इसी तरह आगे एक और के हिसाब से पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास बहुत हेवियर बॉडी हो, लाइक ये कोई हमारे पास हेवियर बॉडी है, हेवियर बॉडी मीन वाल है और इसका मैस है कोई m2, लेकिन ये है रेस्ट में, इसके साथ कोई लाइटर बॉडी जाकर कोलाइड करती है, लाइक ये बाल है, बाल हम यहाँ से थ्रो करते हैं तो यहाँ जाके कोलाइड करेगी। सपोज ये विद वेलोसिटी v1 जा रही है, इसका मैस m1, तो कोलाइड के बाद क्या होगा? तो सिंपल फिजिकली नज़र आ रहा है कि कोलाइड के बाद ये होगा कि वाल तो अपनी जगह पर रहेगी, क्योंकि वाल के साथ तो कुछ नहीं होना। मैं यहाँ से बाल थ्रो करूँ तो बाल ने वापस ही आना है, लाइक दिस कि मैं ये बाल दीवार पे मारूँ तो बाल दीवार अपनी जगह पे, बट बाल बाउंस बैक हो गए इतनी वेलोसिटी से मेरी तरफ। तो सेम फिनोमेना विल हैपन हियर कि बाल जो ही कोलाइड करेगा दीवार से, दीवार अगेन रेस्ट में रहेगी, मतलब v2 प्राइम आफ्टर कोलिजन इसकी अगेन वेलोसिटी वही 0 रहेगी, ये हिलेगी नहीं जगह से, बट बाल वापस बाउंस बैक हो जाएगा। और बाउंस बैक होने का मतलब कि इसकी वेलोसिटी तो इतनी रहेगी जितनी पहले थी, बट नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, डायरेक्शन ऑपोजिट। तो v2 प्राइम इसकी इतनी ही होगी जितनी वेलोसिटी से जाकर टकराया था, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होगी। इसको आप यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ क्या है कि एक लाइटर है कि इस बाल का मैस इस वाल की निस्बत बहुत ही स्मॉल है, लाइक m1 इज़ मच स्मॉलर देन m2। अगर m1 बहुत स्मॉलर है तो m1 कैन बी नेग्लेक्टेड, m1 आगे 0, v2 आगे 0। तो ये पुट कर लो यहाँ, v2 0, दिस होल टर्म इज 0, m1 0, दिस होल टर्म इज 0। इट मीन्स v2 प्राइम 0 प्लस 0 0, क्या वाल अपनी जगह से हिलेगी नहीं। अब सेकंड थिंग क्या है कि m1 0, तो m1 0, तो माइनस m2 बाय प्लस m2, m2 से कैंसिल, -1 इंटू v1, तो v1 प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस v1। तो ये आगे जो हमारे पास v2 आ रहा है, तो v2 ऑलरेडी 0 है, दिस होल टर्म 0 हो जाएगी। तो v1 प्राइम क्या आ रहा है कि v1 प्राइम इन पहली बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो v1 प्राइम आ रहा है माइनस v1 जितना, कि बाल विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन बट विद सेम वेलोसिटी वही रहेगी और वाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक और के हिसाब से पूछा जा सकता है कि एक हेवी बॉडी जाकर लाइटर बॉडी से कोलाइड करती है, लाइक ये कोई हैवी ट्रक है हमारे पास, या कोई भी गाड़ी है, जीप है या जो भी है, ये आगे जा रही है और ये रोड में एक बाल पड़ा हुआ है और इस बाल से कोलाइड करती है और ये बाल रेस्ट में, इसका मैस है m2, इसका मैस है m1 और ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v1। तो क्या होगा कि जो ये गाड़ी जाकर टकराएगी बाल से, तो गाड़ी की वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? नथिंग। बाल से टकराने से क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं। इसका मतलब है v1 प्राइम आफ्टर कोलिजन विल रिमेन सेम, डायरेक्शन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कोलिजन के बाद v2 प्राइम के साथ क्या होगा कि बाल से जो ही टकराएगी तो बाल शूट आउट हो जाएगी, लाइक बाल गाड़ी से भी तेज़ भागेगी, तो जो वेलोसिटी बाल की होगी वो गाड़ी की वेलोसिटी से दुगना हो जाएगी, 2v1
इन द सेम डायरेक्शन, कि जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है उसी में जाएगी, लेकिन वेलोसिटी गाड़ी की वेलोसिटी से दुगना। अब इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि यहाँ क्या है केस, m1 इज़ मच ग्रेटर देन m2, कि हेवियर बॉडी लाइटर बॉडी से कोलाइड कर ली, तो इट एम्प्लाइज दैट m2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 और v2 क्या है 0। तो ये दो केस पुट करो यहाँ, v2 0 तो दिस होल टर्म 0, m2 0 तो इट मीन्स m1 बाई m1 कैंसिल, आंसर आएगा 1, तो 2 इंटू 1 2v1, तो v2 प्राइम आ जाएगा 2v1, v2 प्राइम मीन आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेकंड आर लाइटर बॉडी विल बी इक्वल टू दी ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ हेवियर बॉडी बिफोर कोलिजन। और अब हेवियर बॉडी क्या करेगी कि m1 माइनस m2, तो m2 तो 0 है, 0 और 0 तो m1 बाई m1 1, तो v1 प्राइम इज इक्वल टू v1, तो v2 0 है, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आंसर क्या आएगा v1। तो v1 प्राइम मीन हेवियर बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विल रिमेन सेम, v1 जितनी ही आएगी और उसी डायरेक्शन में वो मूव करती रहेगी, मीन उस पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।